जब ये राष्ट्र राज्य की अवधारणा आई, कम या ज्यादा दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में ये संकल्पना फैली है। ये राष्ट्र राज्य के बारे में ये सोचा जाता था कि वो सार्वभौमिक होगी, उसके पास एक क्षेत्र होगा और वो अपनी करेंसी छापेगी, अपने टैक्स की एक व्यवस्था बनाएगी, यानी कि एक वित्त का प्रबंधन वो अपने लिए तय करेगी। उस वित्त के प्रबंधन के आधार पर अपने भौगोलिक क्षेत्र के भीतर जो लोग भी नागरिक हैं उनके लिए अलग अलग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था कायम करेगी। फिर ये बात होती थी कि वो उसके भीतर एक नियम और कानून का राज्य स्थापित करेगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि राजा की मर्जी से कुछ होगा। फिर चौथी बात ये थी कि उसके पास उसकी अपनी एक सेना होगी, मिलिट्री होगी। फिर ये था कि वो गैर मुल्कों के साथ क्या संबंध बनाएगी, उसके लिए कुछ विदेश मंत्रालय होगा। और फिर इन राष्ट्रों की अपनी एक सोहबत होगी, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं या अलग अलग अवधारणा है, जहां पर नागरिकता से इतर होकर भी हम व्यापक मानवता और व्यापक इकोलॉजी के बारे में, पर्यावरण के बारे में, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, ये जो पूरी राष्ट्र राज्य की अवधारणा है, अभी ऐसा लगता है कि ये मार्केट राज्य हो गया है। इसमें राष्ट्र के लिए कोई जगह नहीं बची है। और राष्ट्र से मेरा मतलब जो भारत माता की जय के नारे के साथ नेहरू जी जो मतलब निकालते हैं, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते भी हैं कि भारत माने भारत के लोग और भारत की प्रकृति, इनकी कोई वॉइस नहीं है। अभी ये पूरी तरह से मार्केट राज्य है और वो व्यवहार सत्ता में बैठे लोगों के जरिए हमें अलग अलग जगह दिखता है, हमारे अपने ही देश में नहीं। अभी जो अमेरिका में हो रहा है, जो ट्रंप कर रहे हैं, कभी उनकी निगाह ग्रीनलैंड पर है, कभी उनकी निगाह कनाडा पर है, कभी उनकी निगाह गाजा पट्टी पर है, सब जगह उनकी निगाह है। तो हो क्या रहा है? तो हम देखते हैं कि हर देश के कुछ लोग हैं जो तय करते हैं कि वो राज्य कितना टैक्स लगाएगा और किस पर लगाएगा। तो यानी कि गरीब व्यक्ति जो कि कहीं से भी चाय पिए या चाय का पैकेट खरीदे, वो भी उतना ही इनडायरेक्ट टैक्स चुकाते हैं जितना कि अंबानी और अडानी चुकाते होंगे। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे उनकी नीतियों से और उनके मोनोपोली से हमारी लड़ाई है और इसीलिए उनका नाम ले रहे हैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं है। लेकिन वो दोनों समान रूप से कर चुकाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसलिए जो कुछ भी टैक्स से इकट्ठा होता है उसका प्रबंधन कैसे हो, उसका सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम क्या हो, ये भी अब वो 1% लोग दुनिया के अलग अलग मुल्कों में तय करते हैं। वो चाहे मस्क हो, चाहे हमारे देश के ये दो जो बहुत ही मित्रवत हैं हमारे सत्तारूढ़ दल के, वो पूंजीपति हों। अब उसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे नागरिकता का क्षरण होता है और अलग अलग मुल्कों में लाभार्थी तैयार किए जाते हैं। अभी ये जो लाडली बहना होती है या कुछ भी और होता है, वो लाभार्थी तैयार करने की कोशिश है। और 2004 से लेकर 14 तक के अलग अलग हक और अधिकार के कानून, जिसके संरक्षण की लड़ाई हमारे अपने दल के कार्यकर्ता भी नहीं कर रहे हैं, इसको मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार करती हूं। उसमें अंतर क्या है कि वहां नागरिकता रचने की बात थी, नागरिकता के निर्माण की बात थी, और यहां पर लाभार्थी बनाने की बात है। और ये एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट है पूरे इस अवधारणा में। तीसरी बात क्या है कि अलग अलग मुल्कों से हमारे रिश्ते क्या होंगे। तो अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो और हमारा राष्ट्र ये तय नहीं करता कि हमारे अलग अलग मुल्कों से क्या रिश्ते होंगे। ये जो पूंजीपति हैं ये उनके साथ साथ जाते हैं, फिर तय होता है कि क्योंकि अलग अलग मुल्कों से क्या क्या सौदेबाजी हो सकती है, किनके और किन दो उद्योगपतियों के बीच में ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, उसको तय करने में पूरा विदेश मंत्रालय समर्पित हो जाता है।
फिर चौथी बात आती है मिलिट्री की, और ये बहुत गंभीर बात है जो मुझे तो कम से कम अंदर तक हिला देता है कि अभी अलग अलग मिलिट्री को तैयार करने के लिए प्राइवेट कंपनीज तैयार हो रही है। उनका किसी मुल्कों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। वो वैसे हैं जैसे कि अभी चुनाव मैनेजमेंट होता है ना, भाई साहब भी जानते हैं, हमारा दल भी चुनाव मैनेजमेंट करता है, आपका भी करता है, सब दल कर रहे हैं। हम लोगों के पास कम लोग आते हैं, मतलब कम प्रशिक्षित लोग आते हैं, जो अभी सत्ता में उनके पास ज्यादा प्रशिक्षित लोग जा रहे हैं। लेकिन पॉइंट यह है कि चुनाव प्रबंधन तक की बात एक जगह थी, लेकिन मिलिट्री का अगर प्रबंधन होता है तो वो फिर किसी राष्ट्र के प्रति, किसी मानवतावादी मूल्यों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। उन प्राइवेट जिन कंपनियों से वो तनख्वाह लेते हैं उनकी हायरार्की के प्रति उनकी जवाबदेही है। तो उसका भविष्य क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। जो पांचवी बात है वो इनके सोहबत की है। मेधा दीदी इस बात को जानती हैं और हम सब बड़े हुए हैं उनको लड़ाई लड़ते हुए देखकर। तो आज जो हमारे मुल्क में हो रहा है कि आबादी के 8% आदिवासी लोग, 55% उनका अनुपात है शरणार्थियों में। पूरी दुनिया में 65 मिलियन लोग शरणार्थी हैं जिनको कि दुनिया के किसी भी बड़े देश अपने यहां बुलाने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे वो देश हैं जिनका जीडीपी बहुत बड़ा है, लेकिन इनके पास, इनके मनों में, इनके नक्शे के भीतर उनके लिए कोई जगह नहीं है। चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो सीरिया के शरणार्थी हो, चाहे अभी वो गाजा के शरणार्थी हो, और भी अलग अलग मुल्कों के हों। तो ये क्या हो रहा है? तो ये जो राष्ट्रों की सोहबत है, इसका जो संयुक्त राष्ट्र एक माना जाता था, अभी वो राष्ट्रों की सोहबत नहीं रही। वहां पर एक तरह से इन मार्केट फोर्सेस की एक सोहबत है जो हुकूमत करती है, जो तय करती है कि राष्ट्रों की सोहबत का रिश्ता क्या होना चाहिए और उन्हें कैसा बिहेव करना चाहिए। और इन सबको अच्छी तरह से समझते हुए अलग अलग जगह पर जो हमारे समुदाय हैं उनको भीड़ बनाने में ये कैप्चर किए हुए लोग राष्ट्र राज्यों में लगे हुए हैं। अगर आप समूह को, सामूहिकता को और उनके नैसर्गिक विवेक को भीड़ में तब्दील कर देंगे तो फिर वो ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे, दिए जलाएंगे, कुंभ में रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इतने लोग चले जाएंगे और बहुत कुछ होगा। लेकिन जो असल मुद्दे होंगे उन पर से उनका ध्यान बट जाएगा। और हम सब वही होते जा रहे हैं, हम सब एक भीड़ मुल्क होते जा रहे हैं। और उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई खो गए हैं तो वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। और ये मैं बहुत मतलब विनय के साथ, मेरे मन में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रति, वो चाहे कोई भी दल के हों, प्रगतिशील दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके प्रति बहुत प्रेम है। और मैं खुद भी एक राजनीतिक दल की कार्यकर्ता हूं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि हम इस तरह से खो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि कार्यकर्ता क्या होते हैं। हमको लगता है कि सत्ता कहीं ऊपर से किसी सरकार के आने से मिलती है और हमारा काम है कि हम वो जो लोग वहां बैठे हैं उनके इर्द गिर्द घूमते रहें और वो वहां से कुछ हासिल कर लें, मतलब छोटा मोटा कुछ गाड़ी, कोई पुलिस कर्मचारी वगैरह वगैरह, वो सत्ता है। हम भूल गए हैं कि असल कार्यकर्ता अपनी सत्ता लेते हैं लोगों से, जन आंदोलनों से। और इसीलिए जन आंदोलनों के साथ ये संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग सरकार में शायद ना हो, लेकिन आप सब कार्यकर्ता हैं, आप सब राजनीति कर रहे हैं। इन द सेंस कि राजनीति का मतलब है कि सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए काम करना, और आप लोग एक दूरगामी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक बदलाव और एक वैकल्पिक व्यवस्था निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूं कि सबसे ज्यादा राजनीति आप लोग कर रहे हैं। जो राजनीतिक दल में बैठे हैं वो तो पता ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं। मुझे खुद लगता है कई बार कि कर क्या रहे हैं हम सब। और इसीलिए हम लोग अलग अलग जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं उनके साथ यही संवाद जो अभी मैं आपसे कर रही हूं, ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। वही करने की कोशिश सेवाग्राम में भी कर रहे थे। मेधा दीदी जो मोहन खेड़ा की बात कर रही थी वहां वो गई थी, मैं उस दिन तो वहां नहीं थी, लेकिन बाकी 4 दिन नहीं थी।
वहां हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि जब तक राजनीतिक दलों का राजनीतिकरण नहीं होगा, जब तक कि वो वापस लोगों के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ने को कार्यकर्ता होना नहीं समझेंगे, तब तक हम कुछ भी करते रहें, ये काम पूरा नहीं होगा। और हमारा काम, मैं तो मानती हूं विपक्ष होने के नाते इंडिया गठबंधन के जितने दल भी हैं उनके और हमारे सबके सामने ये यक्ष प्रश्न है, विपक्ष की राजनीति से काम नहीं बनेगा। वैकल्पिक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे, तब कुछ रास्ता बनेगा। और उसमें मुझे उम्मीद आप सब लोगों से दिखाई पड़ती है और हम सबको मिलकर उस दिशा में कुछ न कुछ निर्माण करने की जरूरत है। मैं तो 2 चैलेंज मानती हूं हमारे युग का चैलेंज, कि मैं एक भूगोल की नागरिक हूं। अब उस नागरिकता को क्या हमको नया जनेऊ नहीं मान लेना चाहिए वर्ण व्यवस्था का? जिस दिन मैं पैदा हुई मुझे क्या पता था कि मैं सूडान में पैदा होंगी, कि सोमालिया में होंगी, कि भारत में होंगी, कि शिकागो में होंगी, कि मैनचेस्टर में होंगी। लेकिन मेरी नीतियों पर, मेरे जीवन पर असर तो पड़ता है, जबकि अमेरिका में से ई कचरा मेरे मुल्क में भेज दिया जाता है। वहां पर अगर वो कुछ परमाणु करते हैं तो मेरी सांस लेने में दिक्कत आती है, तो मुझे क्या हक नहीं होना चाहिए कि मैं वहां पर भी जो नीति निर्धारण हो रहा है उसमें मेरा भी कोई से हो? ये क्यों कोई तय करे कि क्षेत्र के आधार पर ही रिप्रेजेंटेशन हो? भूगोल से बढ़कर अलग अलग क्षेत्र हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए। इंडिजिनस कम्युनिटी के लोग पूरे दुनिया में जहां अलग अलग रह रहे हैं, वो सब जगह पर एक जैसी चुनौती का सामना करते हैं, तो उनका वोट क्यों नहीं होना चाहिए हर जगह?